कैसे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जाहिर सी बात है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और पिछली क्लास की तरह इस क्लास का भी आप जो है लाभ उठाएंगे और आशा के साथ में अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में हम लोग स्टडी करेंगे संविधान के विकास की। तो संविधान के विकास की इसमें हम लोग जो है चरण को देखेंगे कि किन चरणों में संविधान का विकास हुआ है। एक हिस्से को हम कर सकते हैं कंपनी के अधीन। कंपनी के अधीन संविधान विकास। और दूसरा हम कर सकते हैं ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास। ब्रिटिश ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास। तो कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास का समय है आपका 1773 से लेकर 1858 तक। इसका समय है 1858 से लेकर 1947 तक। ये दो कालखंड हैं और इस दो कालखंडों के तहत हम जो है संविधान के विकास की चर्चा करेंगे। अपनी सुविधा, अपने स्टडी की सुविधा के लिए ये बहुत जरूरी है। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक है। तो जाहिर सी बात है हम लोग संविधान की चर्चा करते आ रहे हैं। तो संविधान को हमने अपनी शुरुआती क्लास में बताया था कि संविधान बेसिकली क्या है। किसी भी देश का बेसिक कानून होता है, बेसिक लॉ होता है, जिसके आधार पर उस देश का शासन चलाया जाता है। उस देश को दिशा देने के लिए, गति देने के लिए संविधान बहुत जरूरी होता है। और ये संविधान ही आपका जो है उस देश की सर्वोच्च नियमावली होती है, सर्वोच्च कानून होता है। और वास्तव में ये एक वो पुस्तक है, वो किताब है जिसमें देश का शासन, प्रशासन और अन्य सभी कार्यों की इसमें सम्मति होती है, इसमें शामिल होते हैं। जितने भी, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, वो समस्त शक्तियों का स्रोत इस संविधान से ही लेती हैं। उन सभी का स्रोत, जो उनकी सभी की शक्तियों का स्रोत आपको संविधान ही होता है। संविधान का पालन करना हम सभी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि इसमें देश के उच्च आदर्शों की चर्चा होती है। उन आदर्शों को हमें अपने जो है अंदर को संजोए रखना बहुत जरूरी है कि जिस भाव से लेकर संविधान को लिखा गया है, जो भाव हमारे संविधान के अंतर्गत निहित हैं, वो हमें एक राह पर चलने के लिए बाध्य करते हैं कि आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको उनका आदर्शों का पालन करना चाहिए। और ये हर व्यक्ति का और हर देश के नागरिक का एक दायित्व बन जाता है कि वे अपने संविधान के आदर्शों का पालन करें। भारतीय संदर्भ में भी यही है। और आज हम जो अपनी क्लास में चर्चा करेंगे, पूरा का पूरा आपका भारतीय संदर्भ रहेगा। और इस संदर्भ में ही हम जो है देखेंगे कि किस प्रकार से जो है
आपका ये कार्य करता है और किस प्रकार ये सरकार को दिशा और दशा दोनों ही प्रोवाइड कराता है। सुप्रीम कोर्ट हो या आपका हाई कोर्ट हो, इसको संविधान का रक्षक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये संविधान की व्याख्या करने का अधिकार इसके पास में होता है, इसलिए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपनी के अधीन अपने संवैधानिक विकास की चर्चा। तो इसमें क्या होता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करती है तो कुछ अधिकार पत्र अपने साथ लेकर आती है अपने देश के राजा से, अपने देश की वहाँ की जो सरकार है वहाँ से, कि हमें पूर्व प्रदेशों में कार्य करने का कुछ अधिकार पत्र, व्यापार करने का कुछ कार्य, हमें एक अधिकार पत्र, एक तरह से एक पत्र हो रहा है, प्रपत्र है जो इसे लेके आती है। तो यहीं से इसकी जो है क्या नाम है आपका स्टार्ट होता है, तो भारत में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं 1600 ईस्वी का एक राजलेख। चलिए 1600 ईस्वी का राजलेख। चलिए पहला 1600 ईस्वी में, फिर उसके बाद में 1726 में फिर एक राजलेख दिया जाता है इन्हें, 1726 ईस्वी का राजलेख। 1726 के बाद में 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर उसके बाद में 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद में 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। फिर उसके बाद में 1793 के बाद में आपका 1813 ईस्वी का फिर चार्टर एक्ट। उसके बाद में 1833 का फिर चार्टर एक्ट। उसके बाद में 1853 का 1853 का चार्टर एक्ट। चलिए आपने देखा होगा कि कंपनी के अधीन आने वाले एक्ट कि 1600 ईस्वी का राजलेख, 1726 में फिर एक राजलेख लेकर आए, 1773 में रेगुलेट एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट और 1793 का चार्टर एक्ट, 1800 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। यानी कि 13 के बाद में हर 20 साल के बाद में एक ये जो है अपना एक्ट लेकर आते रहे। तो इन एक्टों की जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आए दिन प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो इसलिए स्टडी के दौरान जहाँ जहाँ से आपके प्रश्नों की संभावना अधिक बनती है उस पर मैं आपका विशेष रूप से आकर्षण, विशेष रूप से ध्यान आपका दिलवाता रहूँगा। चलिए ऑन दी अदर हैंड हम चर्चा करते हैं ब्रिटिश शासन के तहत आने वाले एक्ट। ठीक है,
जिसका कालखंड है आपका 1858 से लेकर 1947। तो इसके तहत कौन कौन से एक्ट आते हैं उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अब इस एक्ट का नाम बदल कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1958। चलिए, पहला है आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद में 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। और उसके बाद में आपका आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम होने। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 के बाद में सीधा 1909 में फिर एक एक्ट आता है। 1909 में भारत परिषद अधिनियम। चलिए, इसके बाद में 1919 का भारत, आपका क्या नाम है, सॉरी, भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। और उसके बाद में 1935 का पुनः भारत शासन अधिनियम। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ये एक्ट, क्योंकि 60% हिस्सा इसी अकेले एक एक्ट से भारतीय संविधान में है। उसके बाद में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन। उसके बाद में 1945 का बेबल प्लान। 1945 का बेबल प्लान। उसके बाद में 1946 का कैबिनेट मिशन। 1946 का कैबिनेट मिशन। और उसके बाद में 3 जून 1947 1947 का माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन प्लान। और इसके बाद में अंतिम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो आपने देखा कि कंपनी के अधीन होने वाला डेवलपमेंट और ब्रिटिश शासन के तहत होने वाला डेवलपमेंट, और इस हर एक्ट की विशेषताएं हैं। और ये विशेषताएं आपके एग्ज़ाम के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
तो एक तरफ आपके ये और एक तरफ आपके ये, और ये हमारी स्टडी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आए दिन प्रश्न पूछे जाते रहे। तो अब हम इसमें से सबसे पहले (1773) का रेगुलेटिंग एक्ट उठाते हैं, क्योंकि ये हमारे इतने जरूरी नहीं है, क्योंकि 1773 का रेगुलेट एक्ट के तहत ये हमारा। चलिए, सत्रह सौ तिहत्तर का एक्ट क्या है? ये 1770 का रेगुलेट एक्ट चर्चा करते हैं। चलिए, तो ये 1773 का एक्ट भारत में पहली बार एक सुनिश्चित शासन पद्धति प्रारंभ करने वाला एक्ट था। इस एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार एक सुनिश्चित शासन पद्धति शुरुआत की गई, और इसी एक्ट के माध्यम से 1774 बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इसी एक्ट के माध्यम से। और इसके जो पहले चीफ जो जस्टिस थे वो थे आपके एलिजा एम्पे फैक्ट। और इस अगला काम इस एक्ट में जो किया गया वो था कि बंगाल जो वारेन हस्टिंग्स थे, जो बंगाल का गवर्नर था, उसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा फैक्ट क्या कर सकते हैं आप कि वारेन हस्टिंग्स जो था, ये जो बंगाल का गवर्नर था, इसे भारत का गवर्नर बना दिया गया। और ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना, फर्स्ट। अगला पॉइंट कर सकते हैं इसमें हम कि ब्रिटिश शासन का भारतीय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप होना स्टार्ट हुआ इस एक्ट के माध्यम से। अगला कर सकते हैं कि जो बंगाल में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो द्वैध शासन स्थापित किया गया था, उसे इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया, यानी कि आपका द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। तो ये थे आपके 1773 के एक्ट के कुछ प्रावधान। और इसके बाद जो एक्ट आता है आपका 1781 का, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या है ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट बेसिकली 1773 में जो एक्ट आया था, उसकी खामियों को, उसकी कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लेकर आया गया। जो 1773 का जो एक्ट था,
उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लेकर आया गया। अच्छा, इसमें एक बात और हुई कि इस एक्ट के तहत जो आपकी बंगाल की सरकार थी, ठीक है, उसे बंगाल के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी। यानी कि जो कलकत्ता की सरकार थी, उस कलकत्ता की सरकार को बंगाल के लिए कानून बनाने के लिए अधिकार प्राप्त हो गए। अच्छा, अब है अगला आपका 1784 का पिट इंडिया एक्ट। सत्रह सौ चौरासी का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या है भैया ये पिट इंडिया एक्ट? चलिए, पिट इंडिया एक्ट। तो इस पिट इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। यानी कि व्यापारिक कार्य और आपके राजनीतिक दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया। तो जो व्यापारिक कार्य थे ये तो कंपनी के अधीन ही रहे, इसका कंट्रोल करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए, तो इस एक्ट के माध्यम से जो व्यापारिक कार्य थे उस पर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी का अपना अधिकार बना रहा, किंतु जो उसके राजनीतिक कार्य थे उस राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया। और अब इस राजनीतिक कार्य को करने के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। यानी कि राजनीतिक कार्य की देखरेख करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक कार्यों की देखरेख करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कार्य अभी भी कंपनी के अधीन थे, किंतु राजनीतिक कार्य की देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई इस एक्ट के माध्यम से। और इसमें 6 मेंबर थे। कितने? 6 मेंबरों की व्यवस्था कर दी गई। और अब इसी एक्ट के माध्यम से जो कंपनी का जो क्षेत्र था ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहलाया गया। तो ये आपकी थी 1784 का पिट इंडिया एक्ट में कुछ विशेष बातें। देख लीजिए एक बार आप, और कहाँ कोई समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लिए, जो है मुझे बता दीजिए क्लास के बाहर, मैं उसकी क्लैरिटी करवा दूंगा। और इस एक्ट की अगली बात जो है वो है कि बंबई तथा मद्रास के गवर्नर पूरी तरह से अब गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। उसके बाद में आपका एक्ट है 1813 का, सॉरी 1813 का चार्टर एक्ट। क्योंकि मैं 1793 का एक्ट इसलिए यहां पर नहीं डिस्कस कर रहा हूं कि इसमें कुछ ज़्यादा विशेष बातें नहीं।
और होंगे तो मैं आपको एक जो है अलग से बता दूंगा। तो अगला है आपका 1773 का चार्टर एक्ट। तो इस चार्टर एक्ट के माध्यम से